हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम देखेंगे FATF के बारे में, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, और पाकिस्तान को इस लिस्ट में क्यों रखा गया है, इसे क्यों नहीं इससे बाहर किया जा रहा है। ठीक है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क कब बना था, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, इसे किसने बनाया था, कब बनाया था, ये क्या काम करता है, तो पूरा डिटेल में यहाँ हम लोग देखने वाले हैं इसको। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको अगर कन्फ्यूजन था तो वो सारा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। तो अगर न्यूज़ की बात करें तो ये हाल ही में वित्तीय कार्रवाई बल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। और FATA के अनुसार पाकिस्तान 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है, इसीलिए ये इसे ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया जा रहा है FATA के द्वारा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है। तो पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो वित्तीय कार्रवाई बल यानी FATA द्वारा जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। उस समय से ही पाकिस्तान इस सूची से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान ने वर्ष 2018 में 27 एक्शन पॉइंट लागू करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई थी। यानी FATA ने 27 एक्शन पॉइंट को लागू करने के लिए पाकिस्तान को कहा था, जिसमें से अभी तक केवल 26 जो है एक्शन पॉइंट को लागू कर चुका है। फिर भी इसे बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट ही कम रह गया है। तो इसमें कारण ये है कि जो टेरर फंडिंग है, ठीक है, ये उसको उस पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, इसीलिए इसको बाहर करने से इनकार कर दिया गया है FATA के द्वारा। इसकी अभी बैठक हुई थी उसमें ये। ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये वित्तीय कार्रवाई बल यानी FATA के बारे में अब देख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है। तो FATA का गठन 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। ठीक है। और यह एक अंतर सरकारी निकाय है। यह एक नीति निर्माणक निकाय है जो विभिन्न देशों में राष्ट्रीय स्तर पर विधायी एवं नियामक सुधार करने हेतु तो आवश्यक रणनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें इसका सचिवालय की, तो देखो इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है। ठीक है। यानी हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और आर्थिक सहयोग और विकास जो संगठन है यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD का मुख्यालय में ही इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में, और UPSC में पूछा भी गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। ठीक है। और हम लोगों ने क्वेश्चन भी जो हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चल रही हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो इसका क्या महत्व है और इसके कार्य क्या हैं। तो शुरुआत में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने संबंधी उपायों की जांच करने और इसका विकास करने के लिए स्थापित किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, जैसे जो इलीगल पैसा होता है कि जैसे हवाला के माध्यम से पैसा दूसरे देश में जाता है, फिर राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से इंडिया में आ जाता है, तो उसी को मनी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मतलब लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि गंदी चीज़ों को साफ करना। ठीक है। तो उसी तरह ये काला धन को इसको सफ़ेद करने की ये प्रक्रिया में किया जाता था, तो इसी को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अक्टूबर 2001 में FATA द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा आतंकवादी वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग जो होती थी, ठीक है, उससे निपटने संबंधी प्रयासों को शामिल करने हेतु तो अपने अधिदेश का विस्तार किया। तो 2001 में टेरर फंडिंग को भी इसमें शामिल कर लिया गया मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ। और अप्रैल 2012 में इसके द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार हेतु वित्त पोषण पर रोक लगाने को अपने प्रयासों में सम्मिलित कर लिया गया। यानी जो हथियार जो टेरर फंडिंग को यानी जो किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, उन हथियारों को अगर खरीदने के लिए कोई फंड देता है तो उस पे भी ये प्रतिबंध लगाता है। ठीक है।
इसकी अगर संरचना की बात करें तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वर्तमान में 39 सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं और इसके सदस्य विश्व के अधिकांश वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन यानी गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल GCC तथा यूरोपियन कमीशन भी इसमें शामिल है, ठीक है। और इसमें पर्यवेक्षक और सहयोगी सदस्य भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर ब्लैक लिस्ट की बात करें तो आतंकवादी वित्त पोषण और यानी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने वाले तथा इन गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी वैश्विक प्रावधानों के सहयोग जो वैश्विक प्रावधानों के साथ सहयोग नहीं करने वाले देशों को इस ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और या टेररीज, ठीक है, टेरिटरीज, उनको इसमें शामिल किया जाता है जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं और इनके नियमों को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से ब्लैक लिस्ट में संशोधन किया जाता है। इसमें नई प्रविष्टियों को शामिल किया जाता है और हटाया जाता है। मतलब जो लोग इसके मापदंड फॉलो कर लेते हैं उनको इससे बाहर कर दिया जाता है और जो इसको फॉलो नहीं करते हैं इसके मापदंड को तो उसको उस लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है। अब ग्रे लिस्ट की बात करें तो ग्रे लिस्ट में क्यों रखा जाता है, तो देखो ग्रे लिस्ट में जिन देशों को आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी गतिविधियों के लिए सुरक्षित माना जाता है उन्हें FATA द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। मतलब जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित देश हैं, ठीक है, कि वहाँ टेरर फंडिंग भी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो जाना जाता देश है और वहाँ ईजिली ये सब चीज़ें हो जाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी ईजिली हो जाती है और टेरर फंडिंग भी बहुत लार्ज स्केल पर की जाती है। तो उन कंट्री को इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में वो होते हैं जैसे ग्रे लिस्ट में रखे जाते हैं जो बिल्कुल उसका समर्थन करते हैं टेरर फंडिंग और इसका, लेकिन इसमें काम हो रहा है लेकिन अभी शुरुआती मतलब उसको दिए गए हैं गाइडलाइन कि अगर आप बंद कर दो तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए ग्रे लिस्ट में एक मतलब शुरुआती प्रोसीजर है और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है जब आप उस मापदंड को फॉलो करने के लिए विफल हो जाते हैं, ठीक है। और ग्रे लिस्ट में शामिल अगर जो भी कोई कंट्री है, ठीक है, अगर वो ग्रे लिस्ट में शामिल हो गई है तो उसको कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो IMF, विश्व बैंक, ADB से आर्थिक प्रतिबंध यानी वहाँ से वित्तीय सहायता आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और IMF, विश्व बैंक, ADB और अन्य देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या, तो आपको ऋण भी नहीं दिया जाएगा अगर आप ग्रे लिस्ट में हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी हो जाएगी, आपका अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार हो जाएगा, तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई व्यापार आपके साथ नहीं करेगा, ठीक है। जो भी कंट्री ऐसा करेगी और उसे कहीं से ऋण प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसे कहीं से वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त हो पाएगी, तो ये कमियां हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो इस पर क्वेश्चन भी जो मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि FATA की क्या भूमिका है और इसे क्यों मतलब ये क्या कार्य करता है, ठीक है। तो आप इसको आंसर फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा टॉपिक था। अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बी सेफ, बी स्टे होम, ठीक है। अच्छे से आप लोग रहिए और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।